वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ 4 जिस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और इनकी मां का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। उच्च शिक्षा के लिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहां से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 1949 ईस्वी में इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई लखनऊ विश्वविद्यालय से। 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1957 ईस्वी में दी गई। इनकी साहित्यिक रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, वानभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन सभी ग्रंथों और पुस्तकों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार किया गया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। पशुओं में जिस तरह नाखून बढ़ते हैं उसी तरह मनुष्यों में भी नाखून बढ़ते हैं। तो लेखक ने यह माना है कि मनुष्य जो है वह पशु के समान है। उसके बाद और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। अगर आप उसे काट लेते हैं तो आपके अंदर मानवता आ जाता है, लेकिन अगर नाखून बढ़ रहा है और उसे नहीं काटते हैं तो वह एक तरह से पशु के समान आप हैं। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगली था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। लेखक जो थे वह बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो नाखून जो थे वह उनके अस्त्र शस्त्र थे और उसी से वह अपनी रक्षा करता था। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण कर लिया है। लेखक ने यह माना है आज के परिवेश में विभिन्न प्रकार के विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। इसलिए लेखक कहते हैं बहुत सारे अस्त्र का निर्माण हो चुका है, इसलिए नाखून को लोग काट रहे हैं ताकि अस्त्र शस्त्र अब मनुष्यों की रक्षा करती है। हमें चाहिए, लेखक कहते हैं हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। लेखक कहते हैं हमारे अंदर जो भी पशुता की निशानी है उसको त्याग देना चाहिए और मनुष्यता को अपनाना चाहिए। शुरू करते हैं पाठ को। पाठ का सारांश में है। प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। लेखक जो हैं वह बताते हैं आज के मनुष्यों में भी जो मनुष्य है वह बर्बर हो गया है, निर्दयी हो गया है और लोगों की हत्याएं हो रही हैं विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के द्वारा। इसलिए लेखक यह संदेश देते हैं कि इस मनुष्यों के अंदर जो बर्बरता है उस बर्बरता को दूर किया जाना चाहिए। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने
इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी का मतलब जब दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए, उसको दुश्मन भी कहा जाता है। तो प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। लेखक बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली था, तो वह अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए हथियारों के रूप में नाखून का इस्तेमाल करता था। उसके बाद लोगों ने, जो जंगली लोग थे, वे लोग पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे, पेड़ की डाल का इस्तेमाल करने लगे, और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा और नाखून को काटने लगा। आगे है, उसे इस बात पर हैरानी होती है, लेखक को इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं, इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है। लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग जंगलों में रहते थे, मानव जब जंगल में रहते थे तो वे अपने अस्त्रों के रूप में नाखून का इस्तेमाल करते थे, और आज बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुका है, इसलिए नाखूनों को मनुष्य काटना शुरू कर दिया है। लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर। देखिए, लेखक ने नाखून के माध्यम से लोगों के बीच एक बात को निकाला है, एक बात को पॉइंट आउट किया है कि मनुष्य जो था वह नाखून को काट रहा है, और नाखून काटने से मनुष्यों की पशुता दूर हो गई। लेकिन लेखक यह मानते हैं कि मनुष्यों की पशुता अभी भी दूर नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य अस्त्र शस्त्र की होड़ में पशुता की ओर फिर जा रहा है। लोग हिंसा नहीं करेंगे तब जाकर लोगों के अंदर मनुष्यता आएगा, वरना लोग अगर हिंसा करते हैं तो मनुष्यों के अंदर पशुता रहेगा। अतः लेखक कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। लेखक कहते हैं आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी हैं। लेखक कहते हैं मानव ने जो अस्त्र शस्त्र बनाया हुआ है, यह एक तरह से पशुता का ही निशानी है, या फिर से मनुष्य जो है वह पशुता की ओर जा रहा है। लेखक नाखून को तो काट रहा है जिससे पशुता मिट रहा है, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके फिर मनुष्य पशुता की ओर जा रहा है। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। जैसे इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। अधीनता किसको कहा जाता है? तो परवशता को अधीनता कहा जाता है। दूसरों किसी के अधीन में आप रहते हैं, दूसरों किसी के गुलामी में रहते हैं आप, तो उसे अधीनता कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता को मान लिया है, स्वतंत्रता मान लिया है तथा स्वराज ग्रहण मान लिया है। स्वराज ग्रहण मान लिया है, इंडिपेंडेंस का अर्थ है। आगे है, लेखक कहते हैं यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। मनुष्यों के अंदर जो पहले पुरानी समस्याएं थी, वह समस्याएं आज भी हैं। जैसे पुराने ज़माने में मनुष्य क्या करते थे, पशु के समान रहते थे, उस तरह आज के मानव भी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके फिर से पशु बन गया है।
लेखक कहते हैं लेकिन पुराने के मुंह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्व न खो दें। लेखक कहते हैं नए वस्तु को अपनाना चाहिए, लेकिन नए वस्तु को इस तरह नहीं अपनाना चाहिए कि हम अपना सब कुछ खो दे। सर्वस्व का मतलब सब कुछ होता है, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसलिए हमें नया को भी अपनाना चाहिए, पुराना को भी अपनाना चाहिए। लेखक कहते हैं अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। नया और पुराना दोनों को जांचना चाहिए और जो हमारे लिए हितकारी हो, जो हमें लाभ दे सकता है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। लेखक कहते हैं मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक है। आहार निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। लेखक कहते हैं कि आहार और निद्रा की दृष्टि से, आहार का मतलब भोजन, निद्रा मतलब सोना। भोजन करना और सोना, जिस तरह जानवर भोजन करते हैं और सोते हैं, उसी तरह मनुष्य भी भोजन करता और सोता है। इस तरह से खाने में और सोने में मनुष्य और पशु में समानता है, कोई असमानता नहीं है। फिर भी मनुष्य, लेखक कहते हैं फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि मनुष्यों में संयम, संयम का मतलब क्या होता है? संयम का मतलब धीरज होता है। संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, जो पशु में नहीं है। यह सब चीज मनुष्यों में है लेकिन पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, और जो मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श मानता है उसके अंदर मनुष्यता नहीं है। लेखक कहते हैं वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा मानता है, जिसके अंदर विवेक में सूझबूझ होता है, और अविवेक का मतलब बिना सूझबूझ के। तो जो लोग होते हैं जिनके अंदर मानवता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझते हैं। लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं कमी कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। जो भी बूढ़े लोग होते हैं वह कहते हैं अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए और हर किसी के सामने प्रेम से पेश होना चाहिए। प्रेम एक ऐसी बड़ी चीज है जो सबके भीतर है और यह सबको सुख प्रदान कर देती है। इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। लेखक ने कहा है कि मनुष्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण छोड़ दे और मानवीयता पर बल दे, एक दूसरे के दुखों का सहारा बने। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।